Can I request Gaurav Gupta and Fayazul Islam to come and felicitate Dr. Sanjay Singh ji? A warm heart synchronized with a charitable mind. Literally speaking, Dr. Sanjay Singh ji is the people's doctor. Holding a PhD in Hindi literature, he is also distinguished with the rank of Major in Indian Territorial Army. May I please request Mr. Ramiz and Varun Arfan to come and felicitate Dr. Abhishek Manu Singhvi, a legal eagle who believes in straight talk. His reflections are seen in quoting politics lawfully. A famous parliamentarian, well-known columnist, author, he is punctilious in every role. May I request Irish Ali and Kannan to come and felicitate Acharya Pramod Krishnamji. We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. Who better than Acharya Pramod Krishnamji can enhance the spiritual essence of value-based politics? He is the founder of Shri Kalki Foundation and Pitadrishnan of Kalkidan Sambhal. May I please request Danish Alim and Aslam Sultan to come and felicitate Dr. Amita Singh ji. Champion keeps planning until they get it right. Sports politics, she wins at it all, not only by her stellar performance in home position, but wins the hearts with a warm, humble, compassionate nature. She greets and meets everyone alike. So ladies and gentlemen, let's greet her in the same way. May I please have Uwais Ali Khan on the dais for the context setting. थैंक यू हार्मोनिका। मंच पर मौजूद बेहद सम्मानित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती शीला दीक्षित जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जन की आवाज राज्यसभा सांसद श्रीमान डॉक्टर संजय सिंह जी, एक ऐसे अधिवक्ता जो सिर्फ अधिवक्ताओं के ही नहीं बल्कि देश के हर एक प्रोफेशनल के प्रेरणा स्रोत हैं, राज्यसभा सांसद आदरणीय डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी साहब, बहुत अदब से नाम लूंगा, बेहद सम्मानित आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब, एआईपीसी के रीजनल कोऑर्डिनेटर हमारी लीडर आदरणीय डॉक्टर अमिता सिंह जी, रोशन संथालिया जी, योगेश सचदेवा साहब, डॉक्टर सौमित्रो साहब, ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के सभी फेलोज, मीडिया के साथी और दिल्ली से आए सभी सम्मानित अतिथिगण, मैं एक बार फिर आप सब लोगों का इस्तकबाल करता हूं और यहां आने के लिए धन्यवाद करता हूं। आज की चर्चा का विषय है वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स इज द नीड ऑफ आवर। इसका अगर मैं एक मीनिंग निकालने की कोशिश करूं तो कुछ यूं निकलता है कि समय की जरूरत है कि राजनीति मूल्यों, सिद्धांतों, मर्यादाओं पर आधारित होनी चाहिए, और समाप्त करूं तो राजनीति नेहरू गांधी के बताए रास्ते पर होनी चाहिए।
पॉलिटिकल वैल्यूज क्या हैं? सच्चाई, समाज कल्याण, निष्ठा और अपने इंडिविजुअल बेनिफिट्स को परे रखते हुए समाज के लिए काम करना। लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के 70-75 सालों के बाद भी देश में यह चर्चा आम है कि राजनीतिक मूल्यों, सिद्धांतों, मर्यादाओं में लगातार गिरावट आ रही है। और मैं ये जो कह रहा हूं इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि राजनीतिक मर्यादाएं पहली बार अमर्यादित हुई हैं। राजनीति के अमर्यादित होने का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना राजनीति में सिद्धांतों का और मर्यादाओं के होने का है। लेकिन जिस स्तर पर राजनीतिक मूल्य, सिद्धांत, इन सब में गिरावट पिछले 4.5 वर्षों में आई है, वो शायद आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है। एक एनडीटीवी एडीआर की एक रिपोर्ट में पब्लिश हुई, बड़ी मुख्तलिफ रिपोर्ट थी, मैं वो पढ़ रहा था, उसमें वीआईपी हेट स्पीच का डाटा था। उन्होंने 2009 से 2014 और 2014 से आज तक 2 भागों में वीआईपी हेट स्पीच को कंपेयर किया। सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और पॉलिटिकल पार्टीज के टॉप ऑफिस बियरर्स की रिपोर्ट्स को उनके आर्टिकल्स, मीडिया रिपोर्ट्स और ट्विटर के आधार पर एनालाइज किया गया, तो जो आंकड़े बनते हैं वो बहुत ही सरप्राइजिंग हैं। 2009 से 2014 जो यूपीए 2 का कार्यकाल था, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, उसमें हेट स्पीच के 21 मामले रजिस्टर्ड हुए हैं 21 पॉलिटिशियंस के द्वारा। नो रिपीटेटिव ऑफेंडर एट ऑल। और उन 21 मामलों में कांग्रेस की सरकार थी, 3 मामले कांग्रेस के जो कि 14% हुआ, और बचे हुए मामले अन्य दलों के जो 86% हुआ। और 2014 के बाद से अब तक टोटल मामले हुए 124, कुल बढ़ोतरी हुई 500%। पॉलिटिशियन 21 से बढ़ के हो गए 45 में भाजपा के पॉलिटिशियन 90%, बचे हुए दलों के 10%, और उन 90% पॉलिटिशियंस ने 35 पॉलिटिशियंस के मामले 113, प्रत्येक पॉलिटिशियन पे बनते हैं 3 मामले, लगातार रिपीटेटिव ऑफेंडर के केस हैं। और जो 124 मामले मैंने आपको बताए, उसमें से सिर्फ 6 मामले जो कि 5% होता है, उसमें ऐसा हुआ कि जो वीआईपीज हैं उन्हें पब्लिक एपोलॉजी या फिर उन्हें माफी मांगने के लिए बोला गया, और 95% मामलों में कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ। जब मैं ये स्थिति देखता हूं तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं कुछ देख रहा था तो पाकिस्तान में एक बड़ी प्रोग्रेसिव पोइट थी फहमीदा रियाज। जब हिंदुस्तान में यह हिंदुत्व का राइज हुआ तो उन्होंने इस पूरे मामलात को कंपेयर किया राइज ऑफ इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इन पाकिस्तान से, और उन्होंने कुछ यूं कहा इस चीज के बारे में, पाकिस्तान से हिंदुस्तान की स्थिति कंपेयर की। उन्होंने कहा ये तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की आग में तो हम झुलस ही रहे थे, अब हिंदुस्तान में भी हिंदुत्व की आग चल पड़ी है। तो उन्होंने कुछ ये कहा, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहां छुपे थे भाई। वो मूर्खता, वो घामड़पन, वो मूर्खता, वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, बधाई हो बधाई। रिपीटेटिव ऑफेंडर के केस पढ़े, योगी आदित्यनाथ, टी राजा, विनय कटियार, साक्षी महाराज, सुब्रमण्यम स्वामी, अनंत हेगड़े, ना जाने कितने मामलात। बहुत जल्दी मैं कंक्लूड करूंगा। एक नया ट्रेंड डॉक्टर साहब एक एस्टैब्लिश हुआ उत्तर प्रदेश से, उसकी मैं शुरुआत करूंगा कि वीआईपी हेट स्पीच मींस प्रमोशन। योगी आदित्यनाथ साहब 2017 में चीफ मिनिस्टर बने, 2014 में सरकार, 2017 तक 3 साल में 6 मामले दर्ज हुए हेट स्पीच के। 2014 में कह रहे हैं राइज इन, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में दंगे बढ़े तो मुसलमान पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से बढ़े। 2015 में कह रहे हैं हाफिज सईद और शाहरुख खान की लैंग्वेज में कोई अंतर नहीं। 2017 में सीधे चीफ मिनिस्टर। अनंत हेगड़े साहब एमपी फ्रॉम कर्नाटका, 2014 से लेकर अब तक 7 मामले, डायरेक्ट प्रमोशन टू यूनियन कैबिनेट। और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, उनके इलेक्शन कैंपेन्स आप देखिए, नो डेवलपमेंट, नो विजन, नो पॉलिसीज। इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है? शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान। और हद तो तब हो गई जब संसद के अंदर एक सांसद को
उन्होंने रामायण की शूर्पणखा से कंपेयर कर दिया। और बस अब मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा इन लाइनों के साथ कि उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, बहुत हसीन है दुनिया, इसे कैसे खराब करूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। Thank you, Umesh. I would now like to please ask Dr. Amita Singh ji to put forward the keynote address of the evening. And you can be louder, it's the evening. Please, thank you. Good evening, ladies and gentlemen. What a wonderful gathering. And I must begin by thanking you all for taking out time to join us here today at this promising interaction with eminent leaders of the Congress Party, some of the most well-informed minds in India today. In his speech, My Tryst with Destiny, Pandit Jawaharlal Nehru said that we need to take a pledge of dedication to the service of India and its people and to the larger cause of humanity. That laid a firm, value-oriented base of politics and democracy in our country. Values are ideas that guide us in action, plans, goals, fears, intentions, policies. Values, what does this word connote? According to the dictionary, values can be defined as principles or standards of behavior. The dictionary goes on to say that values are important and lasting beliefs or ideals about what is good or bad, desirable or undesirable. Values have a major influence on a person's behavior and attitude and serve as a broad guideline in all situations. I am certain that I am echoing the views of all my fellow citizens when I am calling for restoration of value-based politics in our country. The year was 1994. The occasion was the Geneva campaign for India's diplomacy with Pakistan. The then Prime Minister, late P.V. Narasimha Rao ji, personally took charge of the Geneva campaign by strategically choosing his team members to represent India and to have a diplomatic edge in the dialogue. So the team consisted of the likes of Mr. Salman Khurshid, Dr. Farooq Abdullah, and hold your breath, the leader of opposition, late parliamentarian, and who else could it be? Atal Bihari Vajpayee ji. The result was a diplomatic win in Geneva, campaign which somehow could convey the message that India now meant business when it comes to the Kashmir issue. Now, why do you think Vajpayee ji was included in the team? The answer is simple. There was value-based politics. Politics with a meaningful social and national end of resolving the Kashmir issue. When we take stock of our democracy today, we discover that we have lost the moral impact of Gandhi and Mandela. To me, a progressive political ethos simply means a desire, a deep agitation for continuous progress towards a better and more caring society with the emphasis on openness, social justice, human dignity,
and solidarity rather than populism or identity politics. The values which were not a mirage in Gandhian world. It has high idealism which marked the birth of the Indian state in August of 1947. The key architects of resurgent India, our founding leaders, helped lay the foundation of a vibrant democracy and sound administration. They had a charismatic personality, and Indians even today draw inspiration from their life, work, sacrifices, social vision, and values they expounded. Democracy, social equity, economic development, rationality in human affairs, and morality-based politics were the